हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस सीरीज़ का एक और चैप्टर लेकर आपके सामने आ गए हैं जिसका नाम है टिश्यू। बायोलॉजी का एक चैप्टर सेल हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं और आज हम उसी का दूसरा चैप्टर जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? अगर हमें सेल समझ में आ गया था कि सेल क्या होता है तो हम टिश्यू भी आसानी से समझ लेंगे। तो सेल के बारे में हमने पढ़ा था, वैसे ही टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में और एक साथ मिलकर जब वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है तब उसे कहा जाता है टिश्यू। यानी कि जब बहुत सारे सेल्स मिलकर और वो सारे सेल्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए और वो एक साथ मिलकर जब कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब उसे कहा जाता है क्या? टिश्यू। टिश्यू के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, जिनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ टिश्यू। जैसे कि मैंने बताया, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है और वो एक साथ जब काम करते हैं और कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। कॉमन एग्जाम्पल ब्लड, फ्लोएम, मसल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। आगे वाई क्लासीफाई टिश्यूज़। टिश्यूज़ को इतनी ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बेसिकली यहाँ पर हम टिश्यू को दो ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक हो गया एनिमल टिश्यू और दूसरा हो गया हमारा प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट टिश्यू में टिश्यू को डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आपके स्टेशनरी होते हैं। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उनके सेल्स भी कैसे होते हैं? डेड होते हैं, लेकिन उन्हें एक जगह पर खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनके पास इस तरीके के कोई भी डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होते और इन टिश्यूज़ के सेल्स कैसे होते हैं? वो हमेशा लिविंग होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट टिश्यू के डिवीजन के बेसिस पे हम आगे और इस चैप्टर में और टिश्यूज़ को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो प्लांट और एनिमल्स का ही डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और उन्हें एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना होता है, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मात्रा में, क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यूज़ के सेल्स जनरली डेड होते हैं, लेकिन एनिमल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिविंग होते हैं। ज़्यादातर प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो अपनी होल लाइफ, मतलब जब तक वो प्लांट जो है वो ज़िंदा रहेगा उसके टिश्यूज़ डिवाइड करते ही रहते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि वो जो टिश्यूज़ हैं वो किसी स्पेसिफिक रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे जो प्लांट्स हैं, प्लांट के अंदर जो हैं वो सभी टिश्यूज़ ऐसे हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, कुछ ही ऐसे टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के अंदर जो थ्रू आउट लाइफ जो है वो डिवाइड करेंगे, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब इस डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे ही जो है प्लांट टिश्यूज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कोई डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग का कोई भी फैक्टर नहीं है प्लांट्स की तरह। ठीक है, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ का जो फर्दर डिवीजन है वो है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ठीक है, जिन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब प्लांट टिश्यू का जैसे कि हमने देखा दो डिवीजन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके कौन से होते हैं? जो डिवाइडिंग होते हैं और ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। मतलब ऐसे टिश्यू होते हैं ये प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक जगह पर ही प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर और लोकेशन के बेसिस पे इसका फर्दर डिवीजन है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड करने की और एक परमानेंट रोल ले लेते हैं कि अब हम जब तक जिएंगे तब तक हम यही फंक्शन या यही रोल जो है वो प्ले करेंगे, क्योंकि अब हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, तब उन्हें कहा जाता है क्या? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रीजन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्दर डिवीजन क्या है? पहली बात तो जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो किसी स्पेसिफिक रीजन में हो रही है, और वो क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर उस स्पेसिफिक रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। अब इन डिवाइडिंग टिश्यूज़ की वजह से ही इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है और ये एक स्पेसिफिक जगह पर लोकलाइज्ड हैं। ठीक है, अब उन स्पेसिफिक जगह पर जहाँ पर जिन रीजन में प्रेजेंट हैं उन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के फीचर्स को और ज़्यादा फर्दर डिवाइड किया गया है कि जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, और इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इनकी जो वॉल है वो बहुत ही थिन होती है और सेलुलोज की मिलकर बनी होती है और न्यूक्लियस काफ़ी इनमें प्रोमिनेंट होता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। वैसे तो प्लांट्स में वैक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, जो हमने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि प्लांट में वैक्यूल बहुत लार्ज एरिया कवर करता है, लेकिन यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आगे जो फर्दर डिवीजन है वो ये है ऑन द बेसिस कि वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स और रूट की टिप पे। ठीक है,
कहाँ पर, स्टेम एंड रूट की टिप पे। आगे इसमें डायग्राम भी दे रखा होगा, ये देखो, ये जो टिप है स्टेम एंड रूट्स की, यहाँ पर प्रेजेंट है आपके एपिकल मेरिस्टेम, और यहीं से स्टेम एंड रूट की ग्रोथ होती है, ठीक है। यानी कि स्टेम एंड रूट की लेंथ को जो इंक्रीज़ करता है वो है एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो स्टेम और रूट की गिर्थ को इंक्रीज़ करते हैं। गिर्थ यानी कि बेसिकली ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से इनकी गिर्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है, यानी इनकी विड्थ बढ़ती है, विड्थ ग्रो करती है यहाँ पर। और वो किस वजह से करती है, इस कैम्बियम रिंग की वजह से। ये कैम्बियम रिंग दे रखी है, इसकी ग्रोथ होती है, तब जाके स्टेम और रूट की जो विड्थ होती है उसकी भी ग्रोथ होती है। और ये किस वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सभी प्लांट्स में नहीं होते, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं नोड के आसपास। और नोड कहाँ पर होते हैं आपके, नोड आपके प्रेजेंट होते हैं लीव स्टॉक में या स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं आपके नोड, और वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, और वहीं से ग्रोथ होती है किसकी, टिश्यू की, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू की, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब जब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के बाद जब सेल्स एक स्पेसिफिक रोल प्ले करने लगते हैं, यानी कि अपनी एबिलिटी खो देते हैं फर्दर डिवाइड करने की, अब वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उन्हें कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है। यानी ये जो प्रोसेस है कि किस तरीके से मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो एक परमानेंट शेप, साइज़ और फंक्शन ले लेते हैं, और आगे किस में डेवलप हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में डेवलप हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला जो पार्ट है वो है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और इसके वेरिएंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा बेसिकली एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस के नीचे जो है जब सेल्स की कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो बनाती हैं बेसिकली पेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। पेरेन्काइमा सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। बेसिकली ये लिविंग सेल है, इसकी सेल वॉल बहुत थिन होती हैं, और इसमें जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो बहुत ही लूज़ है, यानी कि सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करके रखना। क्या करके रखना, फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। अब पेरेन्काइमा का फर्दर डिवीजन जो है वो है आपका क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा बेसिकली पेरेन्काइमा जब फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि जब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करता है, तब वो किसकी तरह काम करता है, क्लोरेन्काइमा की तरह काम करता है। एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है आपका एक्वेटिक प्लांट्स में, वो प्लांट्स जो आपके पानी में प्रेजेंट होते हैं वो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। तो जैसे कि पेरेन्काइमा में हमें पता है कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर कैविटीज़ हैं, यानी कि एयर भर जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं बहुत ईजिली फ्लोट कर पाते हैं वाटर के ऊपर। इसे कहा जाता है यहाँ पर एरेन्काइमा टिश्यू। मेन स्टोरेज रोल इसका यही है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है पेरेन्काइमा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है सेल्स के बीच में। नेक्स्ट है पेरेन्काइमा के बाद है आपका नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो कोलेन्काइमा जो है वो प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, या प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लाइंबर्स की स्टेम्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन वो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें कोलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, यानी प्लांट्स में अगर किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उस पर्टिकुलर टिश्यू में, तो वो कोलेन्काइमा ही परफॉर्म करता है, ठीक है। ज़्यादातर ये लीव स्टॉक्स में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, यानी वो जो आउटर लेयर है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं आपके कोलेन्काइमा, जो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू है। इसके सेल्स बहुत लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड शेप होता है इनका, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये जो है आपके कॉर्नर से कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े थिक होते हैं, इस तरीके से इरेगुलरली थिकेंड होते हैं, कॉर्नर से लिविंग होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रोवाइड नहीं होता। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा स्टिफ बनाता है, ठीक है। जैसे कोकोनट की बाहर वाली लेयर कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इसके जो सेल्स होते हैं वो आपके डेड होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, लेकिन इनकी वॉल्स जो हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, क्योंकि इनकी वॉल में प्रेजेंट होता है लिग्निन, लेकिन यहाँ भी कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये ज़्यादातर स्टेम्स में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। और लीव्स के वीन्स में, यानी कि जैसे कि हमारी लीव्स है तो ये वीन्स हैं, इन वीन्स में भी प्रेजेंट होते हैं आपके स्क्लेरेन्काइमा। सीड्स की जो आउटर कवरिंग है वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बहुत हार्ड लेयर होती है बाहर वाली नट्स में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये किसको, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, इसलिए थोड़ा सा हार्ड एंड स्टिफ होता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट है हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अभी जैसे मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर है किसकी,
सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस, और ये यूजुअली एक ही सिंगल लेयर होती है जो सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये प्लांट के पूरे सरफेस को कवर करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है प्लांट्स के पार्ट को। अगर सपोज प्लांट किसी ऐसे हैबिटेट में है जहाँ पर पानी की कमी होती है, ड्राई हैबिटेट में, तो वहाँ पर एपिडर्मिस थोड़ी सी थिकर होती है, यानी थोड़ी मोटी होती है, ताकि पानी जो है वो कम से कम लॉस हो पाए। एपिडर्मिस जो एरियल प्लांट होते हैं आपके, यानी कि ऐसे प्लांट जो ज़्यादातर एक्वाटिक यानी पानी में रहते हैं, उनका कुछ हिस्सा जो है वो पानी पे फ्लोट कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है वो कुछ वैक्सी जो है वो सब्सटेंस जो सीक्रेट करती है, और वहाँ पर जो लेयर होती है वो थोड़ी सी वाटर रेजिस्टेंट होती है, ताकि वो पानी से उसे बचा कर रखे। और वो किससे मिलके बनी होती है? क्यूटिन से मिलके बनी होती है। ये वाटर लॉस कम से कम हो, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और किसी भी तरीके के फंगस और किसी भी तरीके की बीमारी से बचा के रखती है किसको? सेल्स को, ताकि वो ख़राब ना हो। अब क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी कि कॉन्टीन्यूस लेयर होती है एपिडर्मिस की। बस ये है कि जो बाहर वाली लेयर है और जो साइड वाली लेयर है वो थोड़ी सी मोटी होती है, और अंदर वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि जो बाहर वाली लेयर है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, इस वजह से ये थोड़ी सी कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टोमेटा के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा बेसिकली एपिडर्मिस जो लेयर है, यानी जो आउटर कवरिंग आउटर मोस्ट जो लेयर है, उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। ठीक है, और स्टोमेटा जो ये पोर है ये बेसिकली किडनी शेप्ड, यानी कि किडनी शेप्ड सेल से क्या होता है? कवर होता है। बेसिकली इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। तो ये क्या करते हैं? ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि इसे किसी भी तरीके का ये कोई मतलब ये इसमें कोई ख़राबी ना आ जाए। स्टोमेटा जो है वो पोर्स जो है वो अपना फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। बेसिक इसका फंक्शन यही होता है, गैशियस एक्सचेंज करना एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, ट्रांसपोरेशन, किसी भी तरीके का कोई वाटर लॉस जो भी होता है प्लांट्स में वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और जो आपके एपिडर्मिस सेल्स जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो जब रूट्स में प्रेजेंट होते हैं तो रूट्स में आपके लंबे लंबे हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। वो इसीलिए होता है ताकि वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाए। रूट का मेन काम क्या है? रूट का मेन काम है सॉइल से सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पार्ट्स के प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाना। तो वो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो वहाँ पर उसे क्या कर पाएंगे? एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो एपिडर्मल सेल्स जो रूट में प्रेजेंट होते हैं वो इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकें। डेजर्ट प्लांट में हम देख ही चुके हैं कि अगर ड्राई हैबिटेट है तो एपिडर्मिस जो है उसकी जो बाहर वाली कोटिंग होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी और क्यूटिन की बनी होगी, ठीक है, ताकि जो है वाटर लॉस कम से कम हो सके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पहला है आपका जाइलम। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम एक तरीके का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू से ऐसे डिफरेंट हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हैं वो आपके बेसिकली एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही तरीके के सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है जाइलम, ठीक है, जाइलम। और नेक्स्ट हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम में दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल बनाते हैं। वस्कुलर बंडल बेसिकली एक मशीनरी है प्लांट की, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जितने भी फंक्शन प्लांट के अंदर परफॉर्म हो पा रहे हैं वो इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है वो कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट सेल्स को कोऑर्डिनेट करके जो है वो पूरे फंक्शन को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जाइलम में पहला जो जाइलम में कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल हैं? बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है जाइलम। पहला है जाइलम पैरेन्काइमा, जहाँ भी पैरेन्काइमा आएगा यानी कि वो फूड स्टोर करता है और सेल्स लिविंग है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ट्रैकिड और वेसल्स में इस तरीके से ट्यूब शेप आपका ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वॉल्स थोड़ी सी थिक होती हैं, लेकिन इसमें सेल्स डेड हो जाते हैं। जब ये मैच्योर फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पे सेल डेड हो जाते हैं। इनका मेन काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम फाइबर बेसिकली सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है। 5 टाइप ऑफ सेल्स, इसका मेन काम है फूड को लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना है, यानी कि लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है और जैसे ही अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ज़रूरत होती है फूड की तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्लोएम। तो फ्लोएम बेसिकली 5 टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर जो है वो पूरा जो है फूड ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है सीव ट्यूब। ट्यूब सेल्स होते हैं यहाँ पे, ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है, और परफोरेटेड यानी इस तरीके से ट्यूब शेप की सीव ट्यूब्स होती हैं और इनमें होते हैं पोर्स।
परफोरेटेड ट्यूब्स होती हैं ये, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। सीव सेल्स फूड को, सीव ट्यूब को सपोर्ट करता है। कंपेनियन सेल्स भी असिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को। फ्लोएम फाइबर बेसिकली डेड सेल्स होते हैं ये, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्लोएम को। पैरेन्काइमा अगेन फूड स्टोर करता है, और लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप ऑफ फ्लोएम जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है प्लांट टिश्यू का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हमें देखना है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में बेसिकली हम क्या देखते हैं, ब्लड एंड मसल्स। ये 2 टाइप के एग्जांपल्स जो हैं वो हम टिश्यू के वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ के और फर्दर ब्रॉड कैटेगरीज भी हैं जो हमें इस चैप्टर में देखनी है, ठीक है। तो वो 4 मेन टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ कौन से हैं? 4 मेन टाइप जो टिश्यूज़ हैं वो हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यू। फिर इनके फर्दर जो डिवीजन है वो हमें डिटेल में आगे इस चैप्टर में देखने हैं। तो सबसे पहले हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम प्रोटेक्शन का है और कवरिंग का है, ठीक है। इसमें सेल्स जो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि इस तरीके से कॉन्टीन्यूस शीट्स में प्रेजेंट होते हैं, बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है कनेक्ट करना और सपोर्ट करना, यानी कि टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करना या फिर टिश्यू को किसी और अदर ऑर्गन के साथ कनेक्ट करना और उनके फंक्शंस को सपोर्ट करना, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम है। इसमें एग्जांपल है ब्लड, बोन, लिगामेंट, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो इलोंगेटेड मसल फाइबर से मिलकर बने हैं इस तरीके से, और ये बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से होती है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से मिलकर बने हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में, और इनका मेन फंक्शन है स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करना। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस टाइप। अब ये स्क्वैमस टाइप क्या है? स्क्वैमस टाइप बेसिकली एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो एपिथेलियल टिश्यू में देखा गया है, और इसी के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यानी कि ऐसा है कि उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल भरा हुआ है, हर शीट के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है, जिसकी वजह से उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर बॉडी जो है एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू अगर कोई भी चीज़ एंटर करती है या उसके थ्रू लीव करती है तो उसे कम से कम एक लेयर ऑफ एपिथेलियम से तो गुजरना ही पड़ेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा लेयरिंग है एपिथेलियल टिश्यू में कि एंटर और लीविंग द बॉडी के टाइम पे जो है वो एक लेयर ऑफ एपिथेलियम से तो क्रॉस करना ही पड़ता है जो है वो सब्सटेंस को, ठीक है। अब इसके जो 2 टाइप हैं वो हैं आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बेसिकली कैसे होते हैं आपके, स्क्वैमस का शेप कुछ इस तरीके का होता है, ये ब्लॉक्स जो रखे हुए हैं ये स्क्वैमस शेप है, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत ही थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं एकदम, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर एकदम लाइनिंग डेलिकेट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, और बेसिकली इनका काम है डिफ्यूजन का, यानी गैशियस एक्सचेंज जो होती है जहाँ पर जिन भी लेयर्स के थ्रू जो कि बहुत डेलिकेट लाइनिंग के थ्रू होती है तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये ज़्यादातर ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, ईसोफेगस माउथ में देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इनके जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है स्किन। इसीलिए स्किन जो है वो हमारी उसमें बहुत सारी लेयरिंग होती है ताकि वो वेयर और टीयर यानी हमारी स्किन को किसी भी तरीके के नुकसान से बचा सके और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए स्किन में बहुत ज़्यादा लेयर होती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे ये जो और इसका फर्दर डिवीजन है एपिथेलियल का वो है कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम किस तरीके से कॉलम और लॉन्ग पिलर लाइक एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये, ठीक है। इनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन चीज़ों का या फिर सीक्रेशन, जो ज़्यादातर देखने को मिलता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में, ठीक है। अगर वहीं इन पे सीलिया प्रेजेंट हो जाए, यानी कि इस तरीके से सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है, तो ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, यानी कि चीज़ों को पुश करने में, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ जो है वो मूव करके जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किस वजह से, सीलिया की वजह से। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कहाँ पे देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेसिकली आपके क्यूब शेप के होते हैं, इस तरीके से क्यूब शेप के ये सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये देखने को मिलते हैं हमें किडनी में और सेलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये जो सेल्स होते हैं ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं आपके किस में, ग्लैंड्स में,
मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में, और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का क्या काम है, हार्मोन सिक्रेशन का काम है। तो वहाँ पर आपको ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो आउटर कवरिंग है, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू है या एपिडर्मिस है, वो जब बहुत सारे लेयर्स में फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, तब बनाती है वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का काम है हार्मोन सीक्रेट करना, और वहाँ पर टिश्यू पाया जाता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है आपके ब्लड एंड बोन। ब्लड की हम बात करें तो ब्लड एक कैसा उसका नेचर है, ब्लड जो है वो फ्लूइड नेचर में प्रेजेंट होता है। कैसे नेचर में प्रेजेंट होता है, फ्लूइड। ठीक है, और इसमें जो फ्लूइड नेचर है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। उसी प्लाज्मा में आपके WBC, RBC और प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स भी होते हैं। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, फ्लो करना, और गैसेज, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, बोन जो है वो हमारे पूरे बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर है, यानी जो मेन फ्रेमवर्क है, जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो अपराइट रह पाती है, सपोर्ट उसको मिलता है, वो बोन की वजह से मिलता है। पूरे बोन के एक फ्रेमवर्क की वजह से मिलता है। ठीक है, बोन जो है वो मसल्स को गाइड करती है, सपोर्ट करती है हमारे मेन ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में। मसल्स को गाइड करना मतलब मसल्स बोन से ही कनेक्ट होकर जो है, जिस वजह से जो हमारी पूरी बॉडी में मूवमेंट हो पा रही है, वो बोन की वजह से हो पा रही है। और हमारी बॉडी में जो मेन ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि बोन उन्हें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बोन स्ट्रॉन्ग होती है, ऑब्वियस सी बात है, उसका टिश्यू स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, लेकिन नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बोन के अंदर। ठीक है, बोन सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर एम्बेडेड होते हैं किसमें, हार्ड मैट्रिक्स में। यानी बोन सेल्स जिस हार्ड मैट्रिक्स में होते हैं प्रेजेंट, वो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। किसका, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आगे फर्दर कनेक्टिव टिश्यू के जो डिवीजन है वो है लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट जब दो बोन आपस में कनेक्ट होती हैं तब उसे कहा जाता है लिगामेंट। लिगामेंट बहुत इलास्टिक नेचर का होता है, मतलब आसानी से मूव कर सकते हो आप इसे हर जगह। स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, क्योंकि इन दो बोन्स के बीच में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है थोड़ा बहुत, वो मैट्रिक्स की वजह से इसका नेचर थोड़ा सा इलास्टिक हो जाता है। टेंडन जब आपकी मसल्स बोन से कनेक्ट होती है, यानी कि मसल जो है वो आपकी किससे कनेक्ट होती है, बोन से कनेक्ट होती है, तब ये बनता है आपका क्या, टेंडन। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है लिगामेंट के कंपैरेटिवली, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ थोड़ी कम हो जाती है लिगामेंट से। लिगामेंट की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम है। टेंडन की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज बेसिकली सॉफ्ट बोन्स, यानी कि ऐसी बोन्स जिनके सेल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पर भरा हुआ है सॉलिड मैट्रिक्स जो कि प्रोटीन और शुगर का बना हुआ है। और ये ज़्यादातर वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर दो बोन आपस में जॉइंट कर रही हैं, जहाँ बेसिकली जॉइंट्स हैं, वहाँ पर कार्टिलेज देखने को मिलती है। जैसे कि नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया, विंड पाइप, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, यहाँ पर कार्टिलेज देखने को मिलती है। एरियोलर टिश्यू जो है वो आपके स्किन और मसल्स, इन दोनों के बीच में एक टिश्यू होता है, स्किन और मसल्स के बीच में, उसे कहा जाता है एरियोलर टिश्यू। ये ज़्यादातर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन मैरो वहाँ पर देखने को मिलता है। और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो भी टिश्यू भरा हुआ है वो आपका एरियोलर टिश्यू है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। और जो भी टिश्यूज़ इंटरनल ऑर्गन्स में, उनमें कोई भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है एरियोलर टिश्यू। उसके बाद है आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू है। फैट स्टोरिंग टिश्यू जो कि स्किन के अंदर पाया जाता है, मतलब स्किन के नीचे पाया जाता है आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। इसका जो सेल है वो बेसिकली, जो एडिपोज टिश्यू के सेल्स हैं वो भरे होते हैं उनमें फैट ग्लोब्यूल्स, ये भरे होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। तो वो जो फैट होता है वो यहाँ पर इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसीलिए जिनकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा होता है उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादातर, उनका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, वार्म रहती है उनकी ज़्यादातर बॉडी, क्योंकि वहाँ पर वो जो स्टोरेज ऑफ फैट है, यानी जो फैट स्टोर है, वो वहाँ पर उनकी बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एडिपोज टिश्यू के बाद आता है हमारा नेक्स्ट, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली इलोंगेटेड सेल्स, ये देखो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू में, इन्हें कहा जाता है मसल फाइबर्स, और यही हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इन मसल्स फाइबर में प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसी वजह से जो है वो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं और रिलैक्स कर पाती हैं, और उस वजह से मूवमेंट हो पाती है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल्स, फिर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, तो इस तरीके से एक चीज़ जो है वो यहाँ से यहाँ मूवमेंट में हेल्प कर पा रहा है। किसकी वजह से, मस्कुलर टिश्यू की वजह से, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है, और इस वजह से जो है वो मस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, इसके फर्दर डिवीजन है मस्कुलर टिश्यू के, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, अब ये जो मसल्स हैं
ये किस तरीके से स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। वॉलेंट्री मसल्स यानी कि ऐसी मसल्स जो हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथों की मसल्स, हम जब जब चाहें जैसे चाहें अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारे बोन से अटैच हैं और क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं स्ट्रिएशन यानी स्ट्रेस होता है इन मसल्स में, ठीक है। स्ट्रेस शो करती हैं और लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। ये देखो ये आपका शेप है, ये लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल शेप है इनका, ब्रांचिंग नहीं है बिल्कुल भी स्केलेटल मसल्स में। और जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी आप 1 2 3 4 5 कितने सारे यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है आपकी स्केलेटल मसल। वॉलेंट्री मसल होती है, मूव हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं इनसे। स्ट्रिएशन शो करती है यानी कि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है इन मसल्स में, तनाव बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांचिंग नहीं होती। स्मूथ मसल्स जो हैं आपकी, देखो यहाँ पे स्मूथ मसल्स दे रखी हैं, उसका स्ट्रक्चर ये रहा। ये स्मूथ मसल जो है वो आपकी कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं, ऐसी स्पिंडल शेप, जो आगे से तो थोड़ी विड चौड़ी होती हैं और पीछे जाके कैसी हो जाती हैं, थोड़ी सी मतलब टेल लाइक हो जाती हैं, ठीक है। ये आपकी पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल में, आयरिस में, यूरेटर में और ब्रोंकाई में। स्पिंडल शेप होती हैं लेकिन इनके पास न्यूक्लियस एक ही होता है और ये आपकी अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं, यानी कि इनमें कोई तनाव नहीं होता क्योंकि ये हम अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री मसल हैं। आयरिस हमारी आँखों में पाया जाता है, यूरेटर हमारी यूराइनरी ब्लैडर में, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल है ना, ब्रोंकिया हमारे लंग्स में। तो इन जगहों पर प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स भी आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इन्हें भी आप अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते। इनमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रिदम देखा जाता है थ्रू आउट लाइफ। ये प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में। ऑब्वियसली बात है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, तो वो ब्लड पंप होने की वजह से ही हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो पा रहे हैं। यानी कि हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, तब तक हम क्या रहते हैं, अलाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो इसलिए कार्डियक मसल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल इन आर बॉडी, और ये भी इनवॉलेंट्री मसल है, यानी कि हम इन्हें अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप तो इनका भी है लेकिन इनकी में ब्रांचिंग हो रही है, देखो ये मसल यहाँ ख़त्म हो गई, इसके साथ यहाँ एक और ब्रांचिंग निकल आई, फिर एक और ब्रांचिंग निकल आई। तो इस तरीके से ब्रांचिंग होती रहती है कार्डियक मसल में, लेकिन हर मसल में आपका एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए ये यूनी न्यूक्लिएटेड है और इसका एग्जाम्पल है हार्ट, ठीक है। अब हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुँच चुके हैं। लास्ट टिश्यू जो हमें पढ़ना है वो है हमारा नर्वस टिश्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज नर्वस टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में। इसके जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हम किसी भी सिचुएशन को देखकर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। नर्वस टिश्यू आपको ज़्यादातर ब्रेन में जो हमें सिग्नल देता है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब में आपको नर्वस टिश्यू देखने को मिलेंगे। इस टिश्यू के सेल्स को कहा जाता है नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन, और ये एक न्यूरॉन जो है वो आपकी 1 मीटर लंबी होती है, यानी 1 मीटर लेंथ होती है आपकी एक न्यूरॉन की। और ऐसी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हैं, जो हमें सिग्नल देती हैं कि हम किसी भी स्टिमुलस को या किसी भी सिचुएशन को जो हमारे बाहर वाले इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उनको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, ये इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बीच में और साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। फिर इसमें ऐसे लंबे लंबे और पतले पतले हेयर निकले होते हैं ऐसे, जिन्हें हम कहते हैं क्या, डेंड्राइट्स। फिर हर एक न्यूरॉन में आगे एक लंबी सी क्या जारी होती है, एक एक्सॉन जारी होती है, एक सिंगल एक्सॉन, इसे पूरा कहा जा रहा है एक्सॉन, ठीक है। और लास्ट में जाकर इसमें ब्रांचिंग हो जाती है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसी एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू जो है आगे फर्दर जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल जो है वो पहुंच पाता है और फिर हमारा ब्रेन जो है उस पर रिएक्ट करता है या फिर रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हैं और वो सब ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर जो है नर्वस टिश्यू बनाते हैं, और नर्वस टिश्यू की वजह से ही हम जो है वो किसी भी स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और जो हमारा पूरा ब्रेन है वो इसी तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ये लास्ट चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर में मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं या समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आगे और ऐसी फर्दर वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।